आपके शहर से खबर आ रही है कि वहां कुछ लोगों ने डीएम ऑफिस पे प्रदर्शन किया और ये बोला कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भी चढ़ावे में चोरी हो रही है। और इसको लेके डीएम के जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और बोला गया है कि मंदिर में लगे कर्मियों की, अफसरों, सिक्योरिटी एजेंसी वालों की संपत्ति की जांच की जाए। अब तो ये रायता फैल गया भाई साहब। असल में देखिए, चोरी तो खुलेआम ये लोग कर रहे थे और इनको कॉन्फिडेंस था कि ये मुद्दा नहीं बनेगा, ये धर्म का मसला है, ये मुद्दा नहीं बन सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। बेसिकली ये अभी 14 वाले दौर में ही है। गंगा में पानी लेकिन बहुत बह गया है, 26 आ गया है। नहीं, मेरी चीज समझ में नहीं आ रहा मनीष जी, क्या जी आरएसएस ने योगी जी को हटाने का निर्णय ले लिया है क्या? मैं इसको नहीं समझता। मैं अभी इसको इस रूप में देखता हूं, होगा अंदरूनी बात, लेकिन मैं इसको ऐसे ही देखता हूं कि आरएसएस बीजेपी की पूरी राजनीति ही संकट में जा रही है। तो योगी जी विनय मोदी कटियार को ही आप समझिए, विनय कटियार ओबीसी हिंदुत्व के सबसे बड़े नायक हैं, ये तो आप भी मानते हैं, कल्याण सिंह के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और ओबीसी हिंदुत्व, असली ओबीसी हिंदुत्व का जो चंक था वो 2022 में थोड़ा कटा, 2024 में पूरा कट गया। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओबीसी ने अपनी, जो कुर्मी समाज है उसने अपनी दिशा पलट ली है। वो अब मुश्किल है, वो विनय कटियार की बस की भी बात नहीं। उनको इतना पीछे छोड़ दिया गया है भाजपा की राजनीति में, आरएसएस की राजनीति में, कि अब उसकी उस समाज की पुनर्वापसी इनके लिए ये संभव नहीं है। वो पूरा एक सामाजिक न्याय वाले लोकेशन पे चला गया है और सामाजिक न्याय वाले लोकेशन के कुछ सवाल हैं, उन सवालों का हल बीजेपी के पास नहीं है। अब कोई नेता सामने ला करके उस हिस्से को नहीं लाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष लाए तो हैं उसी कुर्मी समाज से, क्या उससे नहीं देखिए, विनय कटियार, मैं सर युवा था, 21-22 साल की उम्र थी मेरी, और विनय कटियार का नाम युवा कितने गौरव से लेते थे, वो सब दौर मैंने देखा है जी। लेकिन ये वो वाला दौर नहीं है सर, ये दौर थोड़ा बदल गया है। जो ओबीसी समाज है उसके अंदर चेतना पहले के मुकाबले वो मंदिर वाली चेतना नहीं है। अभी उसके अंदर सोशल जस्टिस वाली चेतना ज्यादा बढ़ गई, प्रधान तत्व हो गई। और ये जहां प्रधान तत्व रहेगा वहां बीजेपी की राजनीति के लिए स्पेस कम मिलेगा। और जिन 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 कुर्मी समाज में अगर धर्म की भी आस्था है तो वहां भी अब मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद, ये सारे जो घोटाले मंदिर से जुड़े आ रहे हैं उसके बाद, वो हिस्सा भी नहीं बीजेपी के पास आएगा सुनने में तो ये जो धर्म पे विश्वास करता होगा। तो विनय कटियार जी अगर आएंगे भी तो एक सीमा होगी उसकी, कोई गुणात्मक चेंज भाजपा की राजनीति में अब संभव नहीं, वो बहुत मुश्किल। मुझे तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, लेकिन इससे ये पता चलता है कि विनय कटियार से संपर्क करने का मतलब मोदी जी बहुत ही असुरक्षा बोध में चले गए, भारी संकट, भारी असुरक्षा बोध है और अपनी राजनीति पर भरोसा खत्म हो गया है उनका। उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। इसका मतलब वो अब लग रहा है कि बेचारगी छा गई है चौतरफा पूरे आरएसएस बीजेपी इकोसिस्टम में। इसीलिए आरएसएस को भी बोलना पड़ रहा है, इतना ताकतवर तरीके से बयान देना पड़ रहा है और मोदी जी को कहीं बात करनी पड़ रही है। एक ऐसे नेता को जिनको कूड़ेदान में फेंक दिया गया था मोदी काल में, उनको याद करना पड़ रहा है। ये क्या दिखलाता है? ये दिखलाता है कि रास्ते बंद हो गए, मैंने कुछ सूझ नहीं रहा है, सब कुछ खत्म होने जैसा उनको लग रहा है। क्या किया जाए? अब इस भाषा को ही समझिए, सुनिए, इसी से कोई नेतार्थ निकालिए, क्या किया जाए। मतलब एक असहायता दिख रही है ना इसमें, एक निराशा दिख रही है, एक कमजोरी दिख रही है। इसको किस रूप में आप देखेंगे? इस रूप में ही देखना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो पानी, अब जो चीज, अब एक चीज देखिए, बार बार नहीं होता है ना। एक दौर था, मैं आपसे बार बार बोलता हूं भाई, काट की हाड़ी जो है आप बार बार नहीं चढ़ा सकते, उसकी तो एक सीमा है। तो वो अब इनको कुछ सोचना पड़ेगा और हमको ये लग रहा है कि सोचने के लिए कुछ है नहीं। बहुत जल्दी जल्दी अपने सारे तीर आजमा लिए। कुछ तीर उनको अपने तर्कस में रखने चाहिए थे, सब तीर निकाल के चला दिया चौतरफा। अब कुछ बचा ही नहीं इनके पास, क्या कौन सा तीर चलाएं जिससे फिर से गाड़ी रिटर्न बैक करे? वो कुछ दिख नहीं रहा। अब देखते हैं अब क्या, किस दिशा में राजनीति बढ़ती है। क्या कोई बड़ा धमाका होने जा रहा है क्या?
कुछ बड़ी चीज होने जा रही है सर, ये कुछ भी करा सकते हैं। हमको ये लग रहा है कि निराशा में कुछ अराजक किस्म की कुछ ऐसी कार्रवाइयों की तरफ सरकार बढ़ सकती है। नहीं वो तब तो ठीक है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं कि योगी जी का राम जन्मभूमि का जो मामला रहा है, मैं बता रहा हूं, ये पॉलिटिकली रूप से योगी आदित्यनाथ को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। इनका राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो सकता है। और पत्रकार रोहिणी सिंह ने जो ट्वीट किया है, अगर राज कपूर जी संभव हो तो लगा दीजिए स्क्रीन पे, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आरएसएस ने जो ट्वीट किया है, क्या रहा है, आरएसएस ने जो ट्वीट किया है, ठीक है, आरएसएस ने जो ट्वीट किया सुन के जाइएगा। उस पर रोहिणी सिंह लिखती हैं, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रजनों से गिला नहीं, तेरी रबरी का सवाल है। तिवारी जी जरा इसका मतलब समझा देंगे दर्शकों को। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो न समझ रहा हो। इसका मतलब वही है कि हम झोला उठाएंगे, लेके चल देंगे, तो झोले में क्या है वो अभी अब दिखाना पड़ेगा। और बिना ऐसे आप झोला उठाने से पहले ही आपने तो संभाल पार कर लिया है, तो ये सब हिसाब देना पड़ेगा। इसका मतलब क्यों नहीं बनता है। मनीष जी, वो जो रोहिणी ने लिखा, जरा उस पर टिप्पणी करिए, उसके बाद आप जाना चाह रहे तो चले जाइए, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने विशेष अनुरोध पे हमको ज्वाइन किया था कि तू इधर उधर के नमस्कार। चलिए, प्रेम देख के मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई, अब दो लोगों में प्रेम बरकरार है। अरे इनसे ऐसे ही चलता रहता है। चलिए, अच्छा, तो इधर उधर की ना बात करिए, बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये रोहिणी सिंह ने आरएसएस के उस ट्वीट पे जिसमें उनको 1 महीने बाद एहसास होता है कि हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। नहीं, हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। अब वो मामला जैसे बहुत देर हो चुका है। ये जो अब तक ये बात पूरे कह लीजिए गांव फैल चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक संगठित लूट हुआ है, मतलब ये अटकल पच्चू नहीं है। मैंने कुछ कहीं से कुछ हो गया हो, किसी ने बीच में 10 ईमानदार लोग हैं, उसमें एक आध बेईमान आदमी आकर के उसको लूट लिया। ये बैंक रॉबरी नहीं है, ये इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। ये पूरा एक संगठित लूट है, योजनाबद्ध लूट है, और कई चरण में लूट है, और कई हिस्सों में लूट है। ये बात चली गई है ना कि पूरा जो आरएसएस बीजेपी का इकोसिस्टम है वह लूट के सेंटर में। ये बात बहुत मजबूती से लोगों के बीच में चली गई, और इसीलिए अब बात बहस अब चंपत राय से भी आगे चली गई है। वो पूरी मोदी की राजनीति पे चली गई है। अब वो जो है अब आरएसएस के ऊपर बात चली गई है। वो अब चंपत राय को अगर ये लोग कुछ कर भी दें, अभी उनको जेल भेज के दें, जो कटियार साहब सुना रहे हैं, तो उससे भी अब बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। पानी बहुत बह गया, अब वो बाढ़ आई हुई है, अब उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। बाढ़ की पहले से तैयारी करनी होती है ना। और कुकर समझ लीजिए कि सेफ्टी बाल कोई है नहीं इनके पास। इनके पास 3-4 सेफ्टी बाल होते थे, वो 3-4 नैरेटिव होते थे। हिंदुत्व का नैरेटिव वो ध्वस्ती हो गया। मोदी ब्रांड वो बिकता ही नहीं है अब कहीं। और वो राष्ट्रवाद का ट्रम्प साहब ने आप जान ही रहे क्या कर दिया है, एकदम पोस्टमार्टम कर दिया है। तो बाढ़ आने से पहले उनको कुछ व्यवस्था करना था ना। अब कोई उनके पास तर्कस में कोई और तीर है नहीं, क्या करेंगे। केवल और केवल राज मशीनरी उनके पास रह गई है, राजनीति नहीं रह गई। केवल और केवल राज मशीनरी अब इस पार्टी के पास है, पॉलिटिक्स नहीं रह गई। और बिना पॉलिटिक्स से आप केवल राज मशीनरी के बल पर आप लंबे समय तक नहीं चलेंगे, नहीं चल सकते हैं। बांग्लादेश भी हो जाएंगे आप नेपाल भी हो जाएंगे, आप जो है श्रीलंका भी हो जाएंगे। ये ठीक बात है कि भारत नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। ये मान रहे हैं कि यहाँ का बड़ा शासक वर्ग बहुत स्मार्ट है, बहुत जो है कह लीजिए कि वो ज्यादा व्यवस्थित है, ज्यादा संगठित है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। आप सब सेफ्टी वॉल्व खत्म कर देंगे तो कुकर कितना देर चलेगा भाई, फटना है उसको ना। कितना हो बड़ा लोकतंत्र हो, कितना हो बेहतर लोकतंत्र हो, आप उसका कोई, अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां जाके आप अपनी शिकायत कर सके, तो क्या करेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट बचा नहीं, संसद काम करती नहीं है, रहती है काम करती नहीं है, सरकार हमला करते जा रही है, चुनाव आयोग का कोई किसके लिए काम कर रही है पता है।
तो लोग जाएंगे कहां? तो ये कह लीजिए कि उस राजनीति की एक सीमा आ गई है, एक चक्र पूरा हो गया। आरएसएस बीजेपी के राजनीति का एक चक्र पूरा हो गया है और ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जैसे जैसे इनकी राजनीति कमजोर हो रही है, राज मशीनरी को और कंट्रोल कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत एक कंट्राडिक्टरी बात है, बहुत इसमें आप समझ लीजिए कि कभी भी बहुत या तो विपक्ष इसको संगठित दिशा में लेके चला जाएगा या बहुत अराजकता की तरफ भी चीजें बढ़ सकती। तो अब इनके हाथ में नहीं है, हाथ तो जनता के हाथ में है और विपक्ष के हाथ में। वो कैसे खेलता है इस सब खेल को, वो कैसे देखता है इस पूरे चीज को, आने वाले समय में वही देखना बाकी। जी हम चलेंगे थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक। तिवारी जी ये बताइए कि ये मामला 7 जून से चर्चा में है, 3 जुलाई को संघ को बड़ी चिंता हो रही है कि इससे हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को बहुत चोट पहुंचा। अब तक मुंह में दही क्यों जमा था आरएसएस के? देखिए, सच तो यह है कि ये संस्थागत लूट है, ये पहले भी होती रही है, लेकिन उस पर एक पर्दा बना हुआ था, एक पर्दा ढका हुआ था। अब ये लोग नंगे हो गए हैं, उघार हो गए हैं जिसको कहा जाता है। और पानी, सारा पानी मैं तो कहूँगा बह गया है। वे सब लोग उघार होकर के कीचड़ में खड़े हैं, पूरी तरीके से कीचड़ में खड़े हैं। इसके पहले जो भी परिस्थितियां होती थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस खास करके अपनी एक हाइट बनाए हुआ था, एक ही वो एक नैतिक संगठन है, नैतिक लोगों का संगठन है, और इनके यहाँ बहुत त्याग और तपस्या की भावना से लोग रहते हैं। और ये सब लूटपाट के लिए या ऐसी अपना गतिविधियों के लिए इनके तमाम जन संगठन हुआ करते थे और उनको लगा दिया करते थे। बहुत सारे लोग तो यही नहीं जानते थे कि विश्व हिंदू परिषद क्या है। ऐसा लोग जानते थे तो अलग से संगठन है और अलग के ये विद्यार्थी परिषद क्या है, युवा मोर्चा क्या है, बजरंग दल क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या है। आज की तारीख में भी अगर अब चूंकि इतना पानी बह गया है, लोग इतने नंगे हो गए हैं कि हमें पता चला, भारतीय जनता पार्टी को लोग अलग अस्तित्व मानते हैं कि तो राजनीतिक दल है। अभी भी कितने लोग ये जानते हैं कि ये सब के सब इनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका कंट्रोल जो है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को बचा के रखता था, अपने लोगों को बचा के रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बचा के रखता था। अपने कर संचालक हैं ये ज्ञापना जो वो लोग एक मानक हुआ करते थे, आदर्श के मानक हुआ करते थे कि ये आदर्श लोग हैं, ये गलत नहीं होंगे, ये नैतिक नहीं होंगे। और शायद अच्छा पंडित जी बताइए कि संघ का कौन सा संघ संचालक फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से चलता था आज से पहले? आ रहा हूँ उसी बात पे आ रहा हूँ। लेकिन उनकी वो सारी नैतिकता, सारा त्याग, जब ये कारपोरेट पूंजी का प्रवेश इसमें हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने कारपोरेट पूंजी के संरक्षण का लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया, और खास करके भारतीय जनता पार्टी, खास करके मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये जब इन्होंने कहा कि आपको अब सत्ता प्राप्त करनी ही करनी है। आप गांधी थे, गांधी का था कि लक्ष्य तो प्राप्त कीजिए, साथ के लिए साधन भी उचित और नैतिक होने चाहिए। नैतिक उचित साधन अगर नहीं होगा तो हमारा साध्य भी प्रदूषित हो जाएगा। उस पर कहीं न कहीं से ये लोग भी काम किया करते थे और अपने एक समूह को, अपने एक ग्रुप को, अपने एक शीर्ष नेतृत्व को बचा के रखते थे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ये हमारा आदमी निकल करके आएगा और वो अपना जो कह देगा कि नहीं भाई सब ठीक है, सब बढ़िया है, ऐसी कोई बात। आज की तारीख में भी अगर गांधी उतर करके सामने आ जाए और कहें कि नहीं कांग्रेस बिल्कुल ठीक है, सच्चरित्र है, तो एक बार तो आदमी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका वो नैतिक बल, उसका वो नैतिक ताकत आज की तारीख में भी जिंदा है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने पूरा नंगा कर दिया ना, आरएसएस के लोगों को सीधे सीधे जहां प्रवेश करा दिया। और भारतीय जनता पार्टी खास करके जो लक्ष्य अपना निर्धारित की, कारपोरेट पूंजीवाद का संरक्षण, कारपोरेट पूंजी का संरक्षण, उसको लेकर के, अच्छा जब पूंजी आती है, जब धन आता है, तो वो अपने साथ तमाम अवगुण भी लाता है। तो और वो सारे अवगुण को पराकाष्ठा का था, तो सारे अवगुण ला दिया। और इनके जितने त्यागी और तपस्वी पुरुष थे, अपने जिन लोगों का ये त्याग का सबसे बड़ा मापदंड है कि हम तो अविवाहित हैं, हम तो शादी नहीं किया, मैंने त्याग की पराकाष्ठा है कि हमारा कोई अपना व्यक्तिगत परिवार नहीं है, हमारा कोई अपना हित नहीं है। जिस तरीके से सन्यासी लोग हुआ करते थे कि अपना तर्पण करके वो आते हैं और वो दंड धारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब के सब लोग नंगे हो गए। जब आप सन्यासी हो गए,
जब आपने अपना तर्पण कर दिया तब फिर सत्ता का लोभ काहे के लिए, फिर आप काहे के लिए सत्ता पर। नहीं, बात यह है कि मैंने संघ के स्वयंसेवकों को मैंने देखा है, बहुत सिंपल सी लाइफस्टाइल होती थी। अब तो भाई लोग फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं और तो वही कह रहे हैं कि भाई एक तखत उनके लिए पर्याप्त था, अपना झोला लेकर के जाते थे, किसी कार्यकर्ता के यहाँ सो जाते थे। जैसे आदर्श का मानक आज की तारीख में भी काफी हद तक, आज की तारीख में जो हमारा कॉमरेड है, जो हमारा कम्युनिस्ट है और जो इसके कैडर है, आदर्श के माने उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, खाली उनको खाना चाहिए और ये कहीं पर भी सोने को रहेगा अपना सो जाएंगे। लेकिन जब आपकी आवश्यकताएं बढ़ गई, आपने अपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली और तमाम लग्जरियस लाइफ अब आप बताइए उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इतनी ज्यादा सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, कौन सा खतरा है आपको? इसका मतलब है कि आप भी पॉलिटिकल लोगों की तरीके से भौकाल चाहते हैं, हमारे आसपास इर्द गिर्द अपना 150 अपना सुरक्षा कर्मी हो, गनर हो और वो गार्ड लेकर के चले और चले। जबकि ये सारी की सारी चीजें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जो उनके ये संघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे, लाठी और टोपी और गणवेश अपना लेकर के चलते थे, वो मामला दूसरा हुआ, उसमें कोई खर्चा नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता सीमित थी। जब आपने अपनी आवश्यकता बढ़ा दी तो फिर ये तो ये कारपोरेट पूंजी यही तो चाहती है कि आप आवश्यकता बढ़ा दीजिए, आप लग्जरी लाइफ में आप आ जाइए, आपकी आवश्यकता बढ़ेगी तो आप उसकी पूर्ति के लिए तमाम नैतिक अनैतिक सारे साधन आप इस्तेमाल करेंगे। और वही हुआ है। ये राम मंदिर तो एक वो है, राम मंदिर तो खास करके राम मंदिर आंदोलन, उसी दिन जिस दिन स्वरूपानंद सरस्वती के हाथ से ये आंदोलन छीन लिया गया, इस पर कब्जा कर लिया गया, वहीं से सबको पता हो जाना चाहिए था कि अब इसकी दिशा भटक रही है, अब ये सांस्कृतिक आंदोलन नहीं है, अब ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, अब ये कहीं न कहीं से नैतिक पतन की ओर जा रहा है, अब ये धर्म हमारा धंधा बनने जा रहा है। और वो इन्होंने कर दिया। इतना ही नहीं है, ये देश में जितने भी ऐसे धर्म हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, उतना ही नहीं है, ये जो छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है? ये लोग कहीं से भी ये फेडरल स्ट्रक्चर नहीं चाहते, ना तो राजनीति में ना तो धर्म में। अगर छोटे छोटे थे तो उसमें छोटे छोटे लोगों की आजीविका उससे चलती थी, पंडित लोगों की आजीविका उससे चलती थी। ये सब कुछ तोड़ करके एक जगह कलेक्ट कर देना चाहते हैं ताकि एक जगह अकूत संपदा जो कुछ भी आवे एक जगह सेंट्रलाइज आवे और उस पर हमको नियंत्रण करने में लाभ मिले, हमको सुविधा मिले। और वहां पर सीधे आप आरएसएस के आप कार्यकर्ता को, अपने आरएसएस के आइकॉन को आप बैठा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां गंदगी होगी तो सीधा सीधा आपका वो जो कार्यकर्ता है उस पर आंच जाएगी, और अगर उस पर आंच जाएगी तो आपके संगठन पर आंच जाएगी, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज की तारीख में ये केवल और केवल लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर भी इनके और जन संगठनों में भी, और जन संगठन ये सारे जन संगठनों में दो तरीके के लोग हैं। एक तो आरएसएस के लोग आए हैं जो कि उसके नेतृत्व पर हावी हैं, और दूसरे वो हैं जिनका संबंध आरएसएस से नहीं है। वो लोग जाने अनजाने अपने आप को ये बिल्कुल आक्रामक रूप से वो अपना साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम भी संघ के बहुत करीब हैं, संघ के आदर्श, लेकिन उनको संघ की धारा से न तो मतलब है, न तो उसको सम्मान करते हैं, न ही उस सांगठनिक ढांचे के सम्मान की उनको चिंता है। फल यह है कि वो लोग तो अकूत संपदा उनको चाहिए, साधन चाहिए, साधन इकट्ठा करने के लिए तो वहां गए हैं, तो उनको चाहिए। और फिर उनके उसमें जाने अनजाने ये सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। और यहाँ पर भी वही हुआ है कि सीधे चूंकि संघ के समर्पित कार्यकर्ता, अच्छा संघ इनको यह भी नहीं कह सकता है कि ये हमारे लोग नहीं है। संघ जैसे साधारण कार्यकर्ता को तो अपना इग्नोर कर देता कि वो, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई वो रजिस्ट्रेशन है नहीं, कोई ऐसा प्रमाण है नहीं। तो और जो अभी जो दिखाई पड़ रही है कि आप तो दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कह दिए, और जब वो दुनिया के आप सबसे बड़े एनजीओ हैं तो भैया एनजीओ की भी कोई फॉर्मेलिटी होती होगी, कोई चीज होती होगी। तो और आम आपने अपने आम कार्यकर्ता को तो आप छोड़ देते हैं जासूस की तरीके से, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आपके मानिंद लोग, जो आपके आइकॉन है, जिस पर मुहर लगी हुई है, जो कि हमारे यहाँ एक होता है कि सांड दाग के छोड़ दिया जाता है, भैंसा दाग के छोड़ दिया जाता है, बकरा दाग के छोड़ दिया जाता है। तो आपने तो जो आपने दाग के छोड़ दिया है, जब वो उसमें आकर
हुए हैं, तो फिर यहाँ संकट आ गया है। अब यह स्थिति है कि आरएसएस भी अपनी कैसे इज्जत बचाए, अपनी कैसे नाक बचाए, और उसके उस नाक को विद्रूपित करने के लिए जो उनके ऐसे सहयोगी लोग हैं वो सब लोग सक्रिय हो गए। मतलब पहले कि उसका बहुत बड़े संकट से इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुजर रहा है, जो कि अपने 100 साल में इतने बड़े संकट से आज तक नहीं गुजरा। 3 बार उस पर बैन लगा, सब कुछ हुआ, ये तमाम आरोप उसके ऊपर लगते रहे, लेकिन इस बार जो आरोप उनके ऊपर लगा है वो केवल आरोप नहीं है, उसने उसको नंगा करके खड़ा कर दिया है, समाज में खड़ा कर दिया है, सत्ता में खड़ा कर दिया है, नैतिकता के मापदंड पर खड़ा कर दिया है, हर स्तर पर उस संगठन को इन्होंने नंगा कर दिया है, और जो कहीं ना कहीं से देश के लिए भी हानिकारक है, पूरी मानवता के लिए। चलिए सर, बस तिवारी जी, बस एक सवाल अंत में, क्योंकि आप देर से जुटे। विनय कटियार का एक इंटरव्यू बहुत वायरल है। उन्होंने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि कल रात को नरेंद्र मोदी जी का 2 बजे फोन आया, वो बोल रहे थे कि अब क्या हो गया कटियार साहब, और उन्होंने कहा कि चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा अब तक बच गए हैं, लेकिन ये लोग भी अब जेल जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि अचानक नरेंद्र मोदी को अब विनय कटियार आने लग गए हैं याद। उन्होंने मोदी योगी से बात करना बंद कर दिया है, इस पर क्या कहना है आपका? अभी देखिए, अभी तो खाली विनय कटियार याद आए ना, अभी उनको मुरली मनोहर जोशी भी याद आएंगे, अभी उनको आडवाणी भी याद आएंगे। जो जो लोग उनके यहाँ आज की तारीख में भी सम्मान की एक ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, आपने तो उनको दरकिनार कर दिया। और उनको दरकिनार केवल आपने इसीलिए किया कि आपको कारपोरेट पूंजी का संरक्षण करना था, नैतिक अनैतिक जो भी आधार रहा हो। और ये सारे लोगों को आपको उम्मीद था कि ये लोग हमारे मार्ग में बाधक बनेंगे, फल हुआ कि आपने उनको दरकिनार कर दिया है। अशोक सिंघल हुए, अपना प्रवीण तोगड़िया हुए, विनय कटियार हुए, अपने जोशी हुए, आडवाणी हुए, ये लोग पॉलिटिकल लोग थे, ये लोग नैतिक लोग थे, ये संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के वो मजबूती के लिए काम करने वाले उन लोग थे। ये लोग वैचारिक रूप से दृढ़ लोग थे, विचार के प्रति जो भी उनकी विचार रहा हो, अपना राष्ट्रवादी विचार है, अपना जो भी विचार हो, ये लोग उसको सम्मान देने वाले लोग थे। ये लोग कभी भी कारपोरेट पूंजी के इतने बड़े संरक्षक नहीं हो सकते थे। ये लोग स्वदेशी वाले लोग थे कि अपने हाथ के, अपने यहाँ की स्किल को आप डेवलप कीजिए, सबको जो है सबको समान रूप से विकसित होने के लिए। और वो जैसे एक समय था ना कि इन्होंने अपनी पूरी धारा बता दी, गांधीवादी समाजवाद, माने समाजवाद को भी इनका याद आए कि नहीं, यही एक ऐसा सम्मानित शब्द है कि हम जिसको तो उसको उस तरीके से तो वो लोग नहीं ले सकते थे, वैज्ञानिक समाजवाद, और इसको तो उन्होंने एक नाम दिया गांधीवादी समाजवाद, छद्म रूप से ही सही, लेकिन इन्होंने समाजवाद को स्वीकार किया, स्वीकृत किया। लेकिन ये कारपोरेट पूंजी के संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित करने वाले समाज शब्द से तो उनको बिल्कुल नफरत होती, बिल्कुल वो लाल कपड़ा उनके लिए प्रश्न देख के अपना भड़क जाता है। फल ये होता है कि अब इन लोगों का संकट आ गया है कि उस दलदल में जब फंस गए हैं, सारा पानी बह गया है, अब नंगे होकर के खड़े हैं, तो अब फिर एक बार अपने ऐसे सारे लोगों को याद करेंगे जिनकी आज की तारीख में भी थोड़ी बहुत साख बची हुई है। और ये अब इनका अंतिम प्रयास होगा कि इसको किस तरीके से बचाया जाए, कुछ थोड़ा बहुत पानी और अभी इकट्ठा किया जाए और उसमें अपना बैठ करके अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा दिया जाए। और 100 साल के बाद जिस ताम झाम के साथ ये लोग अपना 100 साल मना रहे थे, उनको शायद ये नहीं पता था कि 100 साल की इतिहास में इतिहास इनका त्याग और तपस्या का इतिहास रहा है। और उस पर आपने इन दशक में तो आपने उस पर केवल और केवल दाग लगाया है, दाग ही नहीं लगाया है, उसको चिथरा कर दिया है, तार कर दिया है। अब उसके संरक्षण के लिए ये व्याकुल हैं। और उसी कड़ी में अपना विनय कटियार इनको याद आए हैं, अभी इनको अशोक सिंघल भी याद आएंगे, अभी इनको प्रवीण तोगड़िया भी याद आएंगे, अभी इसको जो मुरली मनोहर जोशी भी याद आएंगे, अभी इनको आडवाणी भी याद आएंगे। और ऐसे जितने लोग हैं जिनकी ये छवि आज की तारीख में भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, उनको ये लोग लाने की कोशिश करेंगे, आगे लाने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, तो मतलब कुल मिला जुला कि ये हो गया कि अब विनय कटियार से लगातार नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। संघ को भी अयोध्या मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी
और 3 जुलाई 2027 को ये बताना पड़ गया। अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश का हर हिंदू परिवार आहत है कि जिस राम मंदिर के लिए 550 साल तक हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने कुर्बानी दी, लड़ाइयाँ लड़ी, लाखों लोग शहीद हुए, वहां पे जब रामलला का मंदिर बनता है तो जिन लोग को इस मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गई वहां पे तमाम तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले तो मंदिर में चढ़ावे में चोरी की खबरें आई थी, अब तो ये भी आ रहा है। उसके बाद अब खबर आ रही है कि वहां जो कर्मचारी रखे जा रहे थे उनसे घूस ली जा रही थी और तमाम तरह की चीजें, वीआईपी दर्शन के नाम पर खेल हो रहा था। लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि एक चोर उचक्कों की पूरी जमात जो है राम मंदिर के जो ट्रस्ट संचालन कर रहा था उसमें घुस चुकी थी। तो फिलहाल बड़ी खबर थी, इस पे बड़ा आनंद तिवारी जी जुड़े हमारे साथ, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े, उन सभी का बहुत धन्यवाद। और योगी मोदी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले बनारस में एक प्रतिनिधिमंडल मिला है डीएम ऑफिस में और उसने कहा है कि विश्वनाथ मंदिर में भी आरोप लगाया है कि विश्वनाथ मंदिर में भी चढ़ावे में चोरी हो रही है। उसने साफ साफ कहा है ज्ञापन देके कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सारे कर्मचारियों की, सारे अधिकारियों की और सुरक्षा कर्मियों के संपत्ति की और आय की जांच की जाए। तो फिर इस मुद्दे पर लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। जो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी आपको विशेष धन्यवाद क्योंकि आप उस मुद्दे पे हम लोग जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तुरंत जुड़ जाते हैं।